Hello everyone, it's me Mohan Pavani, Assistant Professor of Botany at Mir Haji Khudabakhsh Khan Talpur Government Boys Degree College Tanujan Maman, also working at Government Girls Degree College Chudo। आज हम फर्स्ट ईयर के बॉटनी का एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है बायोएनर्जेटिक्स और इसका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है इसके दो पार्ट्स हैं। मीन्स फोटो दैट शोज लाइट एक्चुअली वो लाइट कंसीडर करते हैं जो कि क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें रिसीव करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। Second part is synthesis, that means to prepare or manufacture. So basically chlorophyll bearing organisms prepare carbohydrates by using solar energy. So this is the energy of sun, solar energy that is absorbed by the chlorophyll bearing organisms and convert finally into the chemical energy in the form of sugar or carbohydrate. So as a whole this process is called as photosynthesis. हम पढ़ेंगे आज। फोटोसिंथेसिस को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज़ का बनने का प्रोसेस, कोई चीज़ बनती है। सो यहाँ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो चीज़ बनती है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए प्लांट्स या क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास मेजर जो पिगमेंट होता है वो है क्लोरोफिल। सो एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। सेकंड डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। दोनों स्टेप्स के होने की वजह से इसको कलेक्टिवली रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और वाटर ऑक्सीडाइज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन बनती है। सो बेसिकली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है क्या? रिडक्शन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन ऐड हों और ऑक्सीजन रिमूव हो, या ऑक्सीडेशन इसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होते हैं। सो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गॉट रिड्यूस्ड। और वाटर से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज हुआ। जैसे कि दोनों स्टेप्स होते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। थर्ड डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके दौरान सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं, तीनों में से अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है एज अ होल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है इन टू फेजेस, जो कि हैं लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस में जो मेजर डिफरेंस है और जो नाम रखा गया है दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोलर एनर्जी। लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो कि लाइट पर डिपेंड करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जबकि डार्क रिएक्शंस के दौरान सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। डार्क रिएक्शंस को चलाने के लिए लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। आज हम लाइट रिएक्शंस को पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो लाइट रिएक्शंस बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व या कंज्यूम सोलर एनर्जी, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन लाइट रिएक्शंस। दे आर आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बिकॉज दीज आर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर लाइट। लाइट रिएक्शंस थाइलेक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आप जानते हैं दो मेजर पार्ट्स होते हैं, थाइलेक्वाइड्स या ग्रेना प्लस स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शंस थाइलेक्वाइड्स के अंदर होते हैं और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, जो कि आउटर पोर्शन होता है लाइक दिस इज द बंडल ऑफ थाइलेक्वाइड्स, इट्स कॉल्ड एज ग्रेनम, एंड दिस आउटर रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, जहाँ पर डार्क रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक थाइलेक्वाइड है जिसके अंदर ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर ये वो पिगमेंट्स या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं टू रन द लाइट रिएक्शंस।
ये इनका इनर स्पेस है जिसे ल्यूमेन कहते हैं, और ये आउटर रीजन जो कि स्ट्रोमा कहलाता है, जिसके अंदर ये केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शंस होती हैं। फोटोसिंथेसिस की इन रिएक्शंस को होने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से एक है PS1 मीन्स फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के नाम 1 एंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डिस्कवरी। तीसरा है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। चौथा है ATP सिंथेज या ATPase कॉम्प्लेक्स। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं जो कि इन कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, जैसे कि प्लास्टोक्वानिन, प्लास्टोसाइनिन एंड फेरिडॉक्सिन। प्लास्टोक्वानिन बेसिकली PS2 और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। प्लास्टोसाइनिन जो है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स टू PS1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, और फेरिडॉक्सिन जो कि PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके NADP को रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये 2 पिगमेंट सिस्टम्स या फोटो सिस्टम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। यहाँ पर ये है फोटोसिस्टम 2 एंड दिस इज़ फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों के अंदर ये एक अदद एंटीना कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर शोन है। एंटीना कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक क्लस्टर है पिगमेंट्स का जिसका काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है P680 और यहाँ पर लिखा हुआ है P700। बेसिकली इन दोनों के एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि ये क्लस्टर से पिगमेंट्स का जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो असल में एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सर्टेन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनका काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। फाइनली वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस पिगमेंट को जो मौजूद होता है रिएक्शन सेंटर में। तो ये वो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट है जो एनर्जी सबसे रिसीव करके फाइनली प्रोवाइड करता है टू द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। रिएक्शन सेंटर वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, और रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल A मौजूद होता है। दैट्स व्हाई क्लोरोफिल A इज कॉल्ड नेसेसरी पिगमेंट and the remaining pigments like chlorophyll B, carotene, xanthophyll which are present in higher plants, they are called accessory pigments. So within this antenna complex, this is the basically cluster of pigments. ये सारे पिगमेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 ट्रांसफ़र कर रहे हैं अप टू द क्लोरोफिल A विच इज़ प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर। रिमेंबर हियर क्लोरोफिल A यहाँ भी हो सकता है लेकिन ये क्लोरोफिल A डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सिर्फ वो क्लोरोफिल A जो रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है दैट हैज़ पावर टू प्रोवाइड्स एनर्जी टू द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल A होता है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है आगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को चलाने के लिए। सो एज अ होल दिस इज़ एंटीना कॉम्प्लेक्स। वन थिंग मोर हियर, इन एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ 2 मेजर क्लासेस होते हैं पिगमेंट्स की, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स जो इसके यहाँ मौजूद होते हैं लाइक कैरोटीन्स एंड xanthophyll, तो इन कैरोटीनॉइड्स के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो यह है कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फाइनली क्लोरोफिल A को प्रोवाइड किया। दूसरा फंक्शन ये भी है कि जब इस क्लोरोफिल A, बिकॉज क्लोरोफिल A खुद भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये डैमेज हो सकता है। उससे बचाने के लिए कैरोटीनॉइड्स का एक काम और भी है कि वो उस एक्सेस एनर्जी को वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि क्लोरोफिल A डैमेज ना हो। सो दैट फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स इज कॉल्ड फोटो रिसेप्शन। रिसेप्शन बिकॉज वो रिसीव करते हैं एंड फोटो बिकॉज दैट इज़ द सोलर एनर्जी। सो कैरोटीनॉइड्स के यहाँ पर 2 फंक्शंस हो गए, एक एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल A को देना और दूसरा उससे एक्सेस एनर्जी वापस लेना ताकि वो डैमेज ना हो और सिस्टम चलता रहे। तो ये पिगमेंट सिस्टम 1 एज वेल एज पिगमेंट सिस्टम 2 के एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट है दैट इज़ क्लोरोफिल A एंड दैट क्लोरोफिल A इज सिमिलर इन बोथ केसेस। लेकिन जैसे कि
पिगमेंट्स जो होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं, और मेम्ब्रेन्स जितने भी लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स जनरली। तो जो प्रोटीन्स हैं जहाँ ये अटैच होते हैं दे वेरी फ्रॉम ईच अदर, वो डिफरेंट होते हैं दोनों के अंदर, इसलिए इन क्लोरोफिल की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो PS1 है या फोटोसिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है दैट एब्जॉर्ब अप टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, और यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर। तो ये जो 680 है ये बेसिकली वेवलेंथ को शो करता है जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम पीक एब्जॉर्प्शन। सो P फॉर पिगमेंट एंड 680 फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए है दैट एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर एंड इट एब्जॉर्ब्स अप टू 700 नैनोमीटर। नाउ जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो इस क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल से एमिट हो गए। अब इस PS2 से इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे थ्रू प्राइमरी एक्सेप्टर, जो कि एक फियोफाइटिन एक डिमर पिगमेंट है, तो वो फियोफाइटिन के थ्रू वो चले जाएंगे PQ के पास, प्लास्टोक्वानिन के पास। इसी तरह PS1 के जो जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो पिगमेंट फोटोसिस्टम 1 की जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में उसके भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इसी तरह से, और वो फेरस सल्फर सेंटर के थ्रू फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि PS2 के इलेक्ट्रॉन्स PQ के पास जाते हैं और PS1 के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा FD के पास जाते हैं। ये फिक्स है, ऐसा नहीं होता कि PS2 के इलेक्ट्रॉन FD एक्सेप्ट करे और PS1 के PQ। सो हमेशा PS2 के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू PQ आई मीन प्लास्टोक्वानिन के पास जाएंगे, और PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर्स के थ्रू FD के पास जाते हैं, जो कि दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। नाउ जब दोनों सिस्टम से दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो दोनों सिस्टम्स जो हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब तक इनको वापस इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे ये दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि PS2 को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो गया है, इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वाटर को तोड़ता है। वाटर टूटेगा तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एटम है, दो हाइड्रोजन को डिसोसिएट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, दो प्रोटॉन्स बनेंगे। तो एक वाटर के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए PS2 के पास। PS2 वापस न्यूट्रलाइज हो गया और वापस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इन्हें लाइट यहाँ से मिलती रहेगी। तो पहले PS2 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर वाटर टूटेगा, वाटर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा टू द PS2, अगेन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड सो ऑन। सो PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं PQ के बाद साइटोक्रोम B एंड देन साइटोक्रोम F के पास जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके दौरान ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होते हैं तो वो हाई एनर्जी लेवल कहलाता है, क्योंकि एनर्जाइज होते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे वो फ्लो करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। So this formation of ATP, generally ATP formation is called phosphorylation, but here the formation of ATP during light reaction is called photophosphorylation. Electrons cytochrome BF complex से PC प्लास्टोसाइनिन एंड देन PS1 में आएंगे। PS1 भी ऑक्सीडाइज जो था वो अब रिड्यूस हो गया, फिर से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स आगे FD के पास जाएंगे। अब PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं FD से जाएंगे NADP के पास थ्रू NADP रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे मौजूद है। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे कैरी करके देंगे NADP को, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ही हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स NADP को यहाँ से मिल गए, प्रोटॉन्स जो हैं वो स्ट्रोमा से कैरी करेंगे, पिक करेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन PS1 के ये घूमते फिरते चले गए NADP के पास, प्रोटॉन स्ट्रोमा से आ गए, NADP रिड्यूस हो गया, बन गया NADPH। तो जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एज ए होल देखें तो PS2 के इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद PQ, देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC, देन PS1।
PS1 से प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू FD देन NADP। PS2 को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है वाटर। तो बेसिकली ये वाटर के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फाइनली ट्रांसफ़र होकर NADP के पास जाते हैं। वाटर के टूटने से जो प्रोटॉन्स बनते हैं वो प्रोटॉन थैलेक्वेट ल्यूमेन में ही स्टोर होते हैं। उसका क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। इस वक्त हमारे पास दो पिगमेंट सिस्टम्स हैं। इन दो पिगमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम से जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसी सिस्टम में वापस नहीं आ रहे। जैसे कि PS2 के इलेक्ट्रॉन्स PS1 में चले गए, PS1 के इलेक्ट्रॉन्स NAD के पास चले गए। जब तक इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम से जाएं और वापस ना आएं तो उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाएं उसी सिस्टम में अगर वापस आएँ तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर इट इज़ नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं Z स्कीम। तो इसमें Z स्कीम के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए, PS2 एंड PS1, और दो प्रोडक्ट्स बनी हैं जो उनमें से एक है ATP और दूसरा है NADPH जो कि रिड्यूस फॉर्म में है। ये NADPH और ATP ही दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शंस की जो कि यूज़ होंगे डार्क रिएक्शंस में या कैल्विन साइकिल के अंदर जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। ये थैलेक्वेट मेम्ब्रेन के अंदर सारे वही सेम सिस्टम हैं। थैलेक्वेट मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं PS2 एंड PS1। ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं PQ, PC एंड FD। तो विद इन थैलेक्वेट मेम्ब्रेन जो प्रोसेस है उसमें ये PS2 है। लाइक PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे P660 तो उसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए PQ के पास। जब PS2 के इलेक्ट्रॉन PQ के पास जाएंगे तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ये है कि एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स जो हैं दो प्रोटॉन्स ल्यूमेन से स्ट्रोमा से PQ के पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स PS2 से आए, प्रोटॉन स्ट्रोमा से आए, दोनों मिलके PQ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, PQH2 बन गया। अब इस PQ में जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दोनों आ गए तो अब क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो PQ से जाएंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, और प्रोटॉन जो होते हैं वो अंदर आ जाएंगे और अंदर के स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। तो PS2 के दो इलेक्ट्रॉन PQ के पास आए, प्रोटॉन स्ट्रोमा से आए, प्रोटॉन चले गए ल्यूमेन में, इलेक्ट्रॉन चले गए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के थ्रू PC एंड फाइनली टू द PS1। और PS1 के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये FD है, फेरिडॉक्सिन, जिसके थ्रू वो चले जाएंगे NADP के पास। तो ये NADP रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा NADPH। अब PS2 को रिड्यूस करने के लिए ये वाटर स्प्लिट होता है और वाटर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है टू द PS2, और वाटर के टूटने से दो चीज़ें बनती हैं। एक तो प्रोटॉन्स बनते हैं जो कि ल्यूमेन में चले गए, प्लस ऑक्सीजन बनती है। यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑक्सीजन जो बनती है तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो इमिट हो जाती है, बाहर आती है, जो कि हम भी यूज़ करते हैं। प्रोटॉन्स वाटर के टूटने से बने हैं वो इस ल्यूमेन में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की सोर्स दो हो गए हैं, एक तो सोर्सेज दो हो गए हैं, एक तो ये बाहर से आ रहे हैं स्ट्रोमा से, दूसरा वाटर के टूटने से बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है और बाहर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कंज्यूम हो रहे हैं, ये अंदर आ रहे हैं। एडिशनली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो प्रोटॉन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन थैलेक्वेट ल्यूमेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोमा के, रीज़न वही है कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, प्लस अंदर आ रहे हैं और यहाँ अंदर बन रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सो दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इन प्रोटॉन में से ये प्रोटॉन्स इस ATP सिंथेस या ATPase कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर जाते हैं। हर 3 प्रोटॉन्स के यहाँ बाहर आने पर इतनी एनर्जी यहाँ अवेलेबल होती है जो सफिशेंट है एक ATP बनाने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये प्रोटॉन्स उस एनर्जी कैरियर का काम करते हैं, और ये प्रोटॉन्स जो होते हैं जब ये ATP सिंथेस के थ्रू बाहर आते हैं
तो यहाँ पर ये एक ATP बनती है। तो ATP जो बन रही है बाहर ल्यूमेन के अंदर बन रही है, NADPH रिड्यूस हो रही है वो भी बाहर स्टोमा के अंदर बन रही हैं दोनों चीज़ें, और दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी स्टोमा के अंदर है ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, PS2 एंड PS1, एंड फाइनली ये ATP भी बन गई और NADPH भी बन गई। ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइट रिएक्शंस के दौरान बनती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स PS1 फोटोसिस्टम 1 के पास गए, 1 के NADP के पास गए, जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो PS1 जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू FD एंड फाइनली वो PS1 में आ जाते हैं। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो दो तरह होता है, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के अंदर दो पिगमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS2 एंड PS1, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ATP एंड NADPH। बट ड्यूरिंग साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, नेवर PS2। PS1 इन्वॉल्व होता है और एक ही प्रोडक्ट बनती है, दैट इज ATP। तो नॉन साइक्लिक में दो पिगमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जबकि साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड ATP। NADPH नहीं बनती। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स ATP का बनना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। दो टाइप्स हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो हियर इट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर हम स्टेप्स मेजर की काउंट करें तो 3 स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। उसमें से एक स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर जो है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ PS2। इसमें वाटर जब स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है PS2 को। एडिशनली फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन भी एवॉल्व होती है। तो दो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं इसके दौरान, एक तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होते हैं PS2 और दूसरा ऑक्सीजन एवॉल्व होती है। दूसरा स्टेप है फोटोफॉस्फोरिलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस। और तीसरा स्टेप है, अब इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम तो पढ़ चुके हैं कि ये दो टाइप्स होते हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक वे में फ्लो करते हैं जिसमें PS1 इन्वॉल्व होता है, और दूसरा नॉन साइक्लिक है जिसके दौरान दो पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और PS1 एंड PS2 बोथ। सो थर्ड स्टेप इज रिडक्शन, जिसके दौरान NADP जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो रिड्यूस होती है इनटू NADPH, जिसको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं PS1 से जाते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो स्ट्रोमा से पिक करते हैं। फोटोसिंथेसिस के ये ऑक्सीजन के वॉल्ट के बेसिस पर दो टाइप्स कंसीडर किए जाते हैं, ऑक्सीजेनिक और दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक। बेसिकली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एल्जी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। सो दे यूज़ वाटर यूज़ करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं और वाटर के टूटने के दौरान वो ऑक्सीजन एवॉल्व होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया और एनारोबिक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, सो वो वाटर यूज़ नहीं करते। सो मोस्टली दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फर कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। सो प्लांट्स, एल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक कहलाता है बिकॉज दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, बट इन बैक्टीरिया इट इज़ कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक बिकॉज ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना होने का रीज़न वाटर यूज़ नहीं करते, और वाटर यूज़ ना करने का रीज़न कि वो एनारोबिक हैं, दैट्स वाई अगर वाटर यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। आई होप कि इस लेक्चर के बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही केमिकल एनर्जी जो
रिस्पॉन्सिबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। लाइट रिएक्शंस की दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ATP एंड NADPH, जो कि यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शंस में। दो पिगमेंट सिस्टम्स हमने पढ़े हैं जो रिक्वायर्ड हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड 2। क्लोरोफिल A जो है PS2 के अंदर जो मौजूद है वो 680 कहलाता है, और PS1 के अंदर जो मौजूद है वो P700 कहलाता है, बिकॉज दैट एब्जॉर्ब अप टू 700 नैनोमीटर। लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के थैलेक्वाइड के अंदर होती हैं। ATP फॉर्मेशन जो होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जिसके दो टाइप्स हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो वाटर से होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि वाटर टूटता है और वाटर के टूटने से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थी जो कि आपको इस लेक्चर के पास मालूम होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे। एक डायग्राम है जिसके अंदर शो किया हुआ है कि ये लाइट रिएक्शंस हैं और लाइट प्लस ये डार्क रिएक्शंस हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि क्या चीज़ इन हो रही है, क्या चीज़ आउट हो रही है, मतलब क्या यूज़ हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रही है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये नंबर्स बेसिकली किस चीज़ को शो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, ATP को, NADPH को, किस चीज़ को यूज़ मतलब शो करते हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, जो इन चारों को प्रॉपरली इंडिकेट करता होगा, और इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि पता चले कि आपको ये सब मन में आ गया। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप अपने रिकॉल कीजिएगा और इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। तो इस के लिए एक ये लिंक है जो कि आप एनिमेशन दे सकते हैं मैकग्रा हिल की वेबसाइट के ज़रिए। अगर आप एज इट इज़ आप लिखेंगे तो आपको वो साइट खुल जाएगी जहाँ पर एक एनिमेशन मौजूद है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है PS2 से PS1 एंड ये कैसे होता है, ATP फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वो कॉपीराइट की वजह से उसको वीडियो को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, तो आप इसको डायरेक्टली लिंक खोल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट जिसका नाम है केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। अच्छे से पढ़ें, अपने नॉलेज में इजाफा करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।